अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने जमील फ़ारूकी के बारे में ढेरों सवाल कर डाले, लेकिन अभी तक मैं आपका मकसद नहीं समझ सका हूँ। नवाज़ खान ने कहा, ज़हूर अहमद मलिक साहब का मकसद मैं तुम्हें समझाता हूँ। जमील फ़ारूकी तुम्हारी बेटी नरगिस को भगा कर ले गया था। ये नहीं हो सकता जनाब। वो तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। ये हो चुका है ज़हूर अहमद। नवाज़ खान ने यकीनी लहजे में कहा, तुम्हारी नरगिस जमील फ़ारूकी के साथ फ़रार हुई थी। वो बदस्तूर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, जमील फ़ारूकी ऐसा तो नज़र नहीं आता था। वो तो बड़ा बीबा बंदा है राय साहब, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई ज़हूर अहमद, मैंने कहा। इस बीबे बंदे ने आपके घर में नकब लगाई है, बल्कि यूँ कहें कि घर के भेदी ने लंका ढाई है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कदरे उखड़े हुए लहजे में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरी नरगिस जमील फ़ारूकी के साथ घर से अपनी मर्ज़ी से भागी है? सबूत बड़ा पक्का है हमारे पास, मैंने गंभीर लहजे में कहा। फिर मुख्तसरन इसे तमाम हालात से आगाह करने के बाद रेलवे के दोनों टिकट मैंने उसे दिखाते हुए कहा, ये टिकट जमील फ़ारूकी के अटैची केस से मिले हैं और जमील फ़ारूकी की कटी फटी लाश रेस्ट हाउस के नज़दीक जंगल से मिली है। जमील फ़ारूकी की लाश? वो लरज़ीदा लहजे में बोला, जमील को किसने कत्ल किया है? मैंने लाश की तस्वीर ज़हूर अहमद के सामने रख दी और पूछा, ये जमील फ़ारूकी ही है ना? उसने जल्द ही जमील फ़ारूकी को पहचान लिया और फिर इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये वही है, लेकिन इसकी गर्दन किसने काटी है? मेरा मतलब है जमील फ़ारूकी को किसने कत्ल किया है? कातिल की तलाश जारी है, मैंने कहा। वो कांपती हुई आवाज़ में गोया हुआ, नरगिस का क्या हुआ? उसके बारे में आपको कुछ पता चला? हम उसके बारे में पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने शफ़ी आमेज़ लहजे में कहा। मैं इसी सिलसिले में हवेली लखा आया हूँ, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला। आखिर वो कहाँ गायब हो गई है? ज़हूर अहमद का लहजा एहसास ज़ियां से मामूर था। वो नवाज़ खान को मुखातिब करते हुए बोला, थानेदार साहब आप मेरी बेटी को जल्द अज जल्द तलाश करें। अगर वाकई वो जमील फ़ारूकी के साथ घर से चली गई थी तो जमील फ़ारूकी के कत्ल के बाद उसे वापस घर आ जाना चाहिए था। वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? ज़हूर अहमद, मैंने संजीदा लहजे में कहा, थानेदार सब सिर्फ सवाल करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, तो खातिर जमा रखो। हम तुम्हारी नरगिस को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नरगिस ही हमें बता सकती है कि रेस्ट हाउस में क्या वाक़यात पेश आए थे। मैंने कहा, खल साहब की बात में वज़न है। मोहब्बत करने वाले एक साथ जीने और मरने की कस्में भी खाया करते हैं। नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नरगिस ऐसी हिमाकत नहीं कर सकती। वो अपनी जान, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब है नरगिस ज़िंदा है, वो ज़रूर मुझे मिल जाएगी। ज़हूर अहमद इस कदर बौखला गया था कि उसके मुंह से बेरब्त बातें खारिज हो रही थीं। मैंने ठोस लहजे में कहा, ज़हूर अहमद तुम्हारी बेटी ने घर से भागकर जितनी बड़ी हिमाकत का सबूत दिया, इसके बाद इससे किसी भी इम्कान बात की तवक्को की जा सकती है। तुम्हें हर किस्म की खबर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसके चेहरे पर जर्दी खंड गई। खौफजदा लहजे में बोला, मलिक साहब दिल दहलाने वाली बातें ना करें, खुदा के वास्ते किसी तरह नरगिस को ढूंढ निकालें। आप जितनी रकम कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई खिदमत, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, किसी रकम या खिदमत की ज़रूरत नहीं है। ज़हूर अहमद, नरगिस को तलाश करना हमारा फ़र्ज़ है, तुम परेशान ना हो, अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। इसी वक्त ऐसा इफ्तिखार अहमद कमरे में दाखिल हुआ और नवाज़ खान को मुखातिब करते हुए बोला, राय साहब काम हो गया है जनाब, सस्पेंस पैदा ना करो। नवाज़ खान ने संजीदा लहजे में कहा, जमील फ़ारूकी के बारे में तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई हैं? जनाब मालूमात भी लाया हूँ, वहाँ से एक बंदा भी मेरे साथ आया है। इफ्तिखार अहमद ने ड्रामाई अंदाज में कहा, पहले बंदा या मालूमात? पहले मालूमात उगलो, फिर बंदे को अंदर भेजो। नवाज़ खान ने अफसराना अंदाज में हुक्म जारी किया। ऐसा इफ्तिखार अहमद ने बताया, सर जी जमील फ़ारूकी गुज़श्ता 1 साल से हवेली लखा में ड्यूटी कर रहा है। वो कंगनपुर ज़िला कसूर के एक गांव शाम कोट का रहने वाला है। वो शादीशुदा है। गांव में उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। आजकल वो अपने गांव गया हुआ है। दफ्तर से उसने 1 माह की छुट्टी ली हुई है, यानी 19 जुलाई से 18 अगस्त तक। वो 19 अगस्त को ड्यूटी पर हाजिर होगा। इफ्तिखार अहमद जमील फ़ारूकी के कत्ल के बारे में नहीं जानता था। मैं और नवाज़ खान हैरत और दिलचस्पी से एसआई की फ्राहम करदा इतलात सुन रहे थे। इसमें सबसे अहम और सनसनीखेज़ खबर यह थी कि मकतूल जमील फ़ारूकी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। और तुम्हारे साथ जो बंदा आया है वो कौन है? नवाज़ खान ने इस्तफसार किया। वो जमील फ़ारूकी का दोस्त है, उसके साथ ही दफ्तर में काम करता है। एसआई ने जवाब दिया, उसका नाम अशरफ है और वो भी कंगनपुर ही का रहने वाला है।
क्या अशरफ भी कंगनपुर के गांव शामकोट का रहने वाला है? मैंने एसआई से सवाल किया, यानी जमील फारूकी के गांव का। एसआई ने जवाब दिया, अशरफ के गांव का नाम लांधियाँ वाला है। वैसे लांधियाँ वाला और शामकोट में ज़्यादा फासला नहीं है और दोनों का एक दूसरे के घरों में भी आना जाना है। एसआई सैल्यूट करके कमरे से बाहर चला गया। मैं और नवाज कल काफ़ी देर तक अशरफ से मुख्तलिफ सवाल करते रहे, लेकिन मज़ीद कोई नई बात मालूम ना हो सकी। अशरफ नरगिस और मकतूल जमील फारूकी के इश्किया मामलात से वाकिफ़ नहीं था। बायमी मुशावरत के बाद हमने ये तय किया कि अशरफ को शामकोट रवाना किया जाए ताकि वह जमील फारूकी के लवाहिकीन को ये जान गसल खबर पहुंचा दे। नवाज कल ने कहा कि वो आज ही 2 सिपाहियों के हमरा अशरफ को शामकोट भेज देगा। अशरफ अपने दोस्त को पेश आने वाले सानहे के बारे में जानकर उदास हो गया था। उसकी हालत देखकर बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि उसे जमील फारूकी की नागहानी मौत से कितना सदमा पहुंचा था। ऐसा होना भी चाहिए था। आखिर को वो जमील फारूकी का गहरा दोस्त था। मैंने और आय नवाज खान ने आइंदा लाया अमल तैयार किया। फिर मैंने और एएसआई फतेह अली वापस अटारी आ गए। जब हम वापस अपने थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। वो 1 अगस्त की एक अबर आलूद दोपहर थी। मैंने आज ही एएसआई नूर खान की सरबराही में एक पुलिस पार्टी केनाल रेस्ट हाउस रवाना कर दी थी ताकि चौकीदार गुलाम कादिर को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द मेरे पास लाया जाए। और इस वक्त मस्कूरा चौकीदार मस्कीन सूरत बनाए मेरे सामने खड़ा था। मुझे उसकी अदाकारी पर हैरत हो रही थी। उसके रवैये और चेहरे के तासरात से यही ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे वो इस बात पर हरासा और परेशान हो कि हमने उसे गिरफ़्तार क्यों किया है। बल आखिर यही सवाल उसकी ज़ुबान से भी निकल आया। थानेदार साहब, उसने नहीफ सी आवाज़ में पूछा, आपने मुझे क्यों गिरफ़्तार करवाया है? तुमसे एक स्टेज ड्रामे में एक बेगुनाह किरदार की एक्टिंग करवानी है, मैंने ज़हर खंद लहजे में कहा। जी, क्या करवानी है? उसने आंखें झपका कर पूछा। मैंने सख्त लहजे में कहा, गुलाम कादिर, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि अगर तुमने मेरे साथ गलत बयानी से काम लिया तो मैं तुम्हारा हशर ख़राब कर दूंगा। मैंने ऐसा कहा था या नहीं? कहा था जी। उसके चेहरे पर मासूमियत बरकरार थी। फिर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों की? जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए पूछा। जमील फारूकी और नरगिस 20 जुलाई को ही रेस्ट हाउस पहुंचे थे ना? हाँ जी, उसने इस बात में सर हिलाया। और लियाकू बदमाश 23 जुलाई की शाम उनसे मिलने आया था? मैंने आपको यही बताया था जनाब। तुमने ये भी बताया था कि 24 जुलाई की सुबह जब तुम सोकर उठे तो वो तीनों गायब थे। मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरा। जी बिल्कुल जनाब, ऐसा ही हुआ था। मैंने गुलाम कादिर के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए करख्त लहजे में कहा, हरामजादे, मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें नमूना इबरत बना दूंगा। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई थी? वो पहली बार सरासीमा नजर आया। अपने गाल को सहलाते हुए डटाई से बोला, जनाब, मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? वो तुम्हारी माँ का यार लियाकू बदमाश। मैंने उसे एक ज़ोरदार लात रसीद करते हुए कहा। 22 से 26 जुलाई तक हवेली लखा के थाने के हवालात में बंद था। तुम कहते हो कि 23 जुलाई को वो तुम्हारे रेस्ट हाउस में आया था। वो खौफज़दा नजर आने लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दूसरे ही लम्हे वो संभल कर बोला, जनाब, लियाकू बदमाश से मेरी कोई जान पहचान तो थी नहीं। जमील फारूकी ने मुझे बताया था कि उनसे मिलने के लिए आने वाला लियाकू है। मैंने यकीन कर लिया मुमकिन है वो कोई दूसरा शख्स हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी और खामोशी से उसे घूरने लगा। दूसरी लम्हे वो नज़र चुरा कर दाएँ बाएँ देखने लगा। उसके बदन की हरकतों सकनात से इस्तराब की अक्कासी होती थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, गुलाम कादिर, जब मैं कोई केस हल कर लेता हूँ तो मामले की तह तक पहुँचने में मुझे देर नहीं लगती। बेहतर होगा कि तुम खुद ही सब कुछ बता दो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दूँ। इन बेचारियों का क्या कसूर है जनाब? वो मिनमिनाया। मैंने कहा, वो तुम्हारे कसूर की सज़ा भुगतेंगी। मैंने क्या किया है? तुमने जमील फारूकी को कत्ल किया है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। और नरगिस की रुपोशी में भी तुम्हारा हाथ है। वो चिल्लाया। मैंने किसी को कत्ल नहीं। उसके पीछे खड़े हुए हवलदार ने उसकी कमर में ठोकर लगाई तो वो जुमला पूरा ना कर सका और मुंह के बल मेरी मेज़ पर गिरा। मलिक साहब के सामने ज़ुबान चलाते हो? हवलदार ने कॉलर से पकड़कर उसे घसीटा और सीधा करते हुए बोला, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो सबको सच सच बता दो, वरना इतना मारूंगा कि हाथ लगा लगा कर रोओगे। गुलाम कादिर थर थर कांपने लगा मगर अपने बयान पर डटा रहा। थानेदार साहब, मैंने जमील फारूकी को कत्ल नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता नरगिस कहाँ। और मलिक साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, हवलदार ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। इसे एक दिन के लिए मेरे हवाले कर दें, मैं इसकी सारी टेढ़ें निकालता हूँ। मैंने हवलदार की ख्वाहिश पूरे करते हुए कहा, जब्बार अहमद, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, बंदा ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें मलिक साहब। हवलदार जब्बार अहमद ने यकीनी लहजे में कहा, इसका अंग अंग आपको सलामत मिलेगा।
हवलदार ग़ुलाम कादिर को ले जाने लगा तो मैंने ग़ुलाम कादिर को मुखातिब करते हुए कहा, ग़ुलाम कादिर, रेस्ट हाउस की चाबियाँ कहाँ हैं? मेरे पास हैं, उसने जवाब दिया। ताज्जुब खेज़ नज़र से मुझे देखने लगा। वो चाबियाँ मुझे दे दो, मैंने तहकमाना लहजे में कहा। अब चाबियों का क्या करेंगे जनाब? उसका ताज्जुब गहरी परेशानी में तब्दील हो गया। उसकी परेशानी में खौफ का अंसर शामिल था। मैंने कहा, तुम जितनी रातें हवालात में बंद रहोगे, मैं इतनी रातें तुम्हारे रेस्ट हाउस में मुकम्मल रेस्ट करूँगा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उलझी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने गरजदार आवाज़ में कहा, तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे रेस्ट हाउस की चाबियाँ मांग रहा हूँ। जनाब, आप मुझ पर शक ना करें, वो गिड़गिड़ाने लगा। मैंने जमील फारूकी को कत्ल नहीं किया। हवलदार ने उसे दाएं बाएं 2-4 ज़ोरदार झटके दिए, फिर उसकी पिंडली पर अपने बूट से एक मोहलिक ठुड्डा मारते हुए खौफनाक लहजे में बोला, जमील फारूकी के साले, मलिक साहब की बात नहीं सुनी तुमने? वो रेस्ट हाउस की चाबियां मांग रहे हैं। अपनी बात ख़त्म करती है हवलदार ने उसे एक झांपड़ भी रसीद कर दिया। ग़ुलाम कादिर ने रेस्ट हाउस की चाबियों का गुच्छा अपनी जेब में से निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हवलदार इसे धक्के देता हुआ मेरे कमरे से बाहर ले गया। मैंने वो चाबियाँ एक ख़ास मकसद के तहत हासिल की थी। मैं ग़ुलाम कादिर के ग़याब में रेस्ट हाउस की मुकम्मल तलाशी लेना चाहता था। जब से मेरी नज़र में ग़ुलाम कादिर की ज़ात मशकूक हुई थी, मैं बैक वक्त कई जावियों से जमील फारूकी के कत्ल के बारे में गौर व फिक्र कर रहा था। मैंने इसी वक्त ऐसा सदाकत हुसैन को अपने साथ लिया और किनार रेस्ट हाउस की जानिब रवाना हो गया। एहतियातन 2 सिपाहियों को भी हमने अपने साथ रख लिया। तकरीबन 1 घंटे तक हम रेस्ट हाउस की तलाशी लेते रहे। मैंने तलाशी का आगाज़ उसी कमरे से किया जहाँ मकतूल जमील फारूकी और नरगिस का सामान रखा हुआ था। हर चीज़ जो कि तू मौजूद थी। बाद ऐसा मैंने दूसरे कमरों को भी खंगाल डाला। अक्सर कमरों की हालत से अंदाज़ा होता था कि वहाँ की सफाई हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। एक बड़े साइज़ के कमरे में आतिशदान भी बना हुआ था। सर्दियों के मौसम में वहाँ आग भी जलाई जाती होगी, लेकिन इस वक्त वह आतिशदान सर्द और वीरान पड़ा था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत एहसाई से कहा, सदाकत, क्यों ना इस आतिशदान की चिमनी को भी चेक कर लिया जाए? आइडिया तो अच्छा है मलिक साहब, वो ताईदी लहजे में बोला। तुम किसी लंबी सी छड़ी का इंतज़ाम करो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। एहसाई ने एक सिपाही को मुखातिब करते हुए मतलूबा छड़ी ढूंढने का हुक्म दिया और इसी हालनुमा कमरे के पुराने फर्नीचर को उलट पलट कर देखने लगा। दोनों सिपाही छड़ी तलाश करने निकल गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही वहाँ नमूदार हुआ। उसके हाथ में किसी बेलचे का दस्ता था। वो मस्कुरा दस्ता मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, यही मिल सका है जनाब। मैंने बेलचे का दस्ता हाथ में लिया तो चौंक उठा। इसके एक सिरे पर जमे हुए खून का धब्बा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। मैंने बेलचे के इस सिरे का बखूर मुआयना किया। खून जमने के बाद स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था। मैंने पहली नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया कि इस खून को जमे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं गुजरा। जमे हुए खून के धब्बे के आसपास चंद इंसानी बाल भी चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। ये दस्ता तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बेलचे का दस्ता लाने वाले सिपाही से कहा। जनाब, इधर स्टोर रूम की तड़ची 2 छत्ती पर से उतार कर लाया हूँ। एएसआई भी मेरे नज़दीक आ गया। मैं इस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में सोच रहा था, जिसके मुताबिक मकतूल जमील फारूकी की मौत सर के अकबी हिस्से में लगने वाली चोट के सबब वाक़ई हुई थी। एएसआई मेरे चेहरे के तासरात से भांप किया कि मैं किन खतूत पर सोच रहा हूँ। वो जोशीले लहजे में बोला, मलिक साहब, लगता है हमने आला कत्ल बरामद कर लिया है। हाँ, किसी हद तक कह सकते हो, मैंने गंभीर लहजे में कहा। सही सूरत हाल का अंदाज़ा तो इस दस्ते के लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद ही होगा। इस वक्त दूसरा सिपाही भी वहाँ पहुँच गया। वो एक लंबी सी छड़ी कहीं से ढूंढ लाया था। सिपाही ने वो छड़ी एएसआई को थमा दी और कहा, जनाब, एक मच्छरदानी से निकाल कर लाया हूँ। मैंने एएसआई से कहा, तुम इस छड़ी को आतिशदान की चिमनी के अंदर दाखिल करके इधर उधर हिलाओ। आप ज़रा इधर जाकर खड़े हो जाए मलिक साहब। एएसआई ने कमरे के कोने की जानिब इशारा किया। चिमनी के अंदर से कालक का एक तूफ़ान बरामद होगा। मैंने एएसआई के मशवरे पर अमल करते हुए कहा, ज़रा एहतियात के साथ हाथ चलाना, बल्कि मेरा तो ख्याल है तुम छड़ी कांस्टेबल तारिक महमूद को दे दो। वो कदावर है, ये काम ज़्यादा आसानी से कर लेगा। एएसआई ने एक लम्हे सोचा और छड़ी तारिक महमूद को पकड़ा कर उसे ज़रूरी हदायत देने के बाद मेरे पास आ गया। सिपाही मस्कूरा ने मच्छरदानी वाली पतली और लंबी छड़ी आतिशदान की चिमनी में दाखिल करके चारों तरफ घुमाई। अचानक छड़ी किसी भारी चीज़ से टकराई। दूसरे लम्हे पोटली नुमा शे धप से नीचे आ गिरी। इसके साथ ही चिमनी के अंदर से कालक का एक भगोला सा बरामद हुआ, जो देखते देखते फैलने लगा। कांस्टेबल तारिक महमूद भी उल्टे कदमों दौड़ते हुए हमारे पास आन खड़ा हुआ। थोड़ी देर में कालक का तूफ़ान बैठ गया तो मेरी हिदायत पर तारिक महमूद ने वो पोटली उठाई और बाहर बरामदे में उसे अच्छी तरह झाड़ कर मेरे पास ले आया। मैंने फ़ौरन वो पोटली खोल कर देखी। उसके अंदर से एक फूलदार जनाना सूट बरामद हुआ, जिसे लपेट कर एक बंडल की शक्ल दे दी गई थी। जब मैंने मस्कुरा जनाना सूट को ज़ोर से झटका
تو اس کی تہوں میں سے ایک کنگ سائز چھری برآمد ہوئی۔ اس چھری کا پھال کم و بیش 10 انچ تھا اور اس پر خون جمع ہوا تھا۔ میں نے پھولدار زنانہ لباس کو اچھی طرح چیک کیا۔ 1-2 جگہ مجھے خون کے خشک دھبے نظر آئے جو میرے خیال میں خون آلود چھری لپیٹنے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ اس دعا کے ساتھ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔